नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का और आप सबका स्वागत है स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट 18 इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ का। हम अभी तक 17 सेट कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 250 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और ये अगले 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी सीरीज़। इसके अलावा बाकी सीरीज़ भी चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशन के MCQs भी चल रहे हैं, आप लोग वो भी देखते रहें और साथ साथ रमेश सिंह की वीडियोज़ को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आप स्टडी IQ पे हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं। आप मुझे @कपिल लाइव पे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप मुझे ट्विटर पे भी @कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। हाइलाइट्स आपको पता ही है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पे करूँगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करूँगा। डायनेमिक और स्टैटिक दोनों ही एरियाज़ को यहाँ पे कवर किया जाएगा। चलिए चलते हैं सेट 18 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रज्ञता, it is an initiative for psychological support provided under आत्मनिर्भर भारत अभियान। मनोदर्पण ये गाइडलाइंस देता है डिजिटल एजुकेशन पे, जो डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब बात आ रही है मनोदर्पण की तो मनोदर्पण साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करेगा, है ना। तो मनोदर्पण मन के दर्पण की, तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही इनकरेक्ट हैं, इसको इंटरचेंज कर दीजिए। प्रज्ञता क्या है, डिजिटल एजुकेशन पे बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते। मनोदर्पण एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इनिशिएटिव है। ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलते हैं 172 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, BNI के बारे में। ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन 5 डायमेंशंस: वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़। ये 5 डायमेंशंस पे बेस्ड है। इकोनॉमिक सर्वे 2021 कंस्ट्रक्ट करता है बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को एट रूरल, अर्बन एंड ऑल इंडिया लेवल। इट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर 2012-2018। आपको बताना है कौन से इसमें से करेक्ट हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहली बात, 5 डायमेंशंस पे ये है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि 5 डायमेंशन पे ये फोकस करता है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021 बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की बात करता है कि वो रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा और इसको दोनों ही स्टेट्स के लिए क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे इसको सारी स्टेट्स के लिए 2012-2018 में क्रिएट किया गया था। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही करेक्ट हैं। तो याद रखना ये 5 डायमेंशंस पे वर्क करता है कि बेयर नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है नहीं हो रही है, और 26 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें 5 डायमेंशंस याद होने चाहिए और ये रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे देखा जाता है। 2012-2018 में इसका इंडेक्स आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 173, वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन फूड सिस्टम एंड न्यूट्रिशन VGFSYN किसने एंडोर्स किया है। ठीक है, तो देखो नाम देखे देखे लग रहे हैं सारे, सब करेक्ट लग रहा है यहाँ पे, लेकिन डी इसका करेक्ट आंसर है, कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो देख लेते हैं, कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ने फर्स्ट एवर वॉलंटरी गाइडलाइन ऑन फूड सिस्टम न्यूट्रिशन को अभी स्टार्ट किया था। इसका एम क्या है कि कंट्रीज़ को सपोर्ट करना कि जिससे वो हंगर और माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट कर पाएँ। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी CFS क्या कहता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये इंक्लूसिव इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन की बात करता है। ठीक है, अब ये कमिटी रिपोर्ट किस किस को करता है, UN को करता है, इकोसॉक को करता है और FAO को करता है। लेकिन इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, इसकी फंडिंग FAO से आती है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से आती है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से आती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्ट ये 3 अलग ऑर्गेनाइजेशन को करता है और फंडिंग इसकी कहीं और से आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सक्षम पोर्टल की बात हो रही है, आपको बताना है क्या करेक्ट है। एक डायनेमिक पोर्टल है, मैपिंग ऑफ स्किल्स ऑफ श्रमिक्स, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए है और MSME सेक्टर के लिए ये लाया गया है। तो बहुत सिंपल है कि इसको इन तीनों ही पर्पस के लिए रखा गया है, तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। तो सक्षम क्या है, श्रमिक शक्ति मंच है। इसको टाइफेक ने, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल ने इसको डेवलप किया था, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके साथ एक सीवीड मिशन भी लॉन्च किया था, उसे हम एक अगले क्वेश्चन में डील करेंगे। तो ये क्या है, डायनेमिक पोर्टल है जो श्रमिक डेटा रखता है ना, वर्कर्स का डेटा रखता है। किन वर्कर्स का, MSME सेक्टर वाले स्किल्ड वर्कर्स का 10 लाख ब्लू कॉलर जॉब्स को फैसिलिटेट करेगा और ये एक ऑल इंडिया पोर्टल है। टाइफेक क्या है, एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है
जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है। चलते हैं ब्लैंक चेक की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्लैंक चेक कंपनी। ब्लैंक चेक कंपनी के बारे में क्या क्या इनमें से ठीक है। देखो कि एंटिटी है स्पेसिफिकली जिसको स्टैब्लिश किया जाता है फॉर एक्वायरिंग अ फर्म। ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ब्लैंक चेक कंपनी एक फर्म को एक्वायर करने के लिए स्टैब्लिश करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। इसका काम है आईपीओ रेस करना और आईपीओ से फर्म को एक्वायर करना। अगर 2 साल में ऐसा नहीं होता तो इसे इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। अभी रिसेंटली रिन्यू पावर न्यूज़ में थी। अब रिन्यू पावर के चलते ये ब्लैंक चेक कंपनी भी न्यूज़ में थी। इसे ब्लैंक चेक कंपनी भी कहते हैं या स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी भी कहते हैं, एसपीएसी। अभी एसपीएसी क्या होता है, लेट अस से एक ए कंपनी है, ए कंपनी ने एक एसपीएसी क्रिएट की। अभी एसपीएसी मार्केट में लिस्टिंग करेगी और आईपीओ से पैसा उठाएगी। इस पैसे से ये सी कंपनी को एक्वायर करेगी और ए कंपनी में मर्ज कर देगी। अगर ये चीज़ें 2 साल के अंदर अंदर नहीं होती तो इसे इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाना पड़ता है। तो यही है कि इस तरह से ब्लैंक चेक कंपनी काम करती है। जब तक एक कंपनी जो पैसा इसने मार्केट से आईपीओ में उठाया होता है, जब तक उससे नया एक्विजिशन नहीं कर लेती तब तक वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक सेफ अकाउंट होता है। जैसे आप बिल्डर के पास भी जाते हैं, अभी आपका जो बिल्डर है उसके फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो जब तक वो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेता है वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाल देता है। इससे क्या होता है कि कल को कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो आपका पैसा टाइम से आपको वापस मिल जाए, वो उसको यूज़ ना कर ले। तो एस्क्रो अकाउंट में क्या रहेगा कि कंपनी पैसे को तब तक यूज़ नहीं कर पाएगी जब तक वो कोई कंपनी एक्वायर नहीं करी। ऐसा नहीं हुआ कि आपसे पैसा लिया नए एक्विजिशन के लिए और खुद वो कंपनी पैसा यूज़ करके भाग गई। इसलिए एस्क्रो अकाउंट सेफ्टी अकाउंट बनाए जाते हैं। चलते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिक्योरिटीज एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल। सैट के बारे में बात हो रही है। स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर सेबी एक्ट, कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 2 other members. Presiding officer of SAT shall be appointed by central government in consultation with governor of RBI। बहुत सिंपल है। CAT, CAT, SAT ये सब क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, ये पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात 1 ठीक है। SAT क्या होता है, क्वासाई जुडिशियल बॉडी होती है। तो देखो जब कोई क्वासाई जुडिशियल बॉडी होगी तो उसके अपॉइंटमेंट में RBI के गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है, जुडिशरी के ही किसी ऑफिसर का लेना देना होना चाहिए। तो 3rd रॉन्ग है, 1 and 2 ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा 1 and 2 आर करेक्ट। सैट क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको सेबी एक्ट में स्टैब्लिश किया गया था, सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। 323A अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो वहाँ से ये पावर आती है कि आप पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ इस तरह के स्पेशल ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कर सकती है। तो सैट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा और 2 अलग मेंबर होंगे। सैट का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई और नॉमिनी। पावर वही होती है जो सिविल कोर्ट वाली होती है, तभी हम कहते हैं कि ये क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन 177 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, QIB। बहुत न्यूज़ में रहता है। इट इंक्लूड्स म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। रिसेंटली प्रपोज कंसेप्ट ऑफ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर विल प्रोवाइड QIB लाइक स्टेटस टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अब आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जो हैं, जो रिसेंटली अभी प्रपोज किए गए इनके कंसेप्ट को, ये QIB लाइक स्टेटस देगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर इज नथिंग बट अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो दोनों ही करेक्ट हैं। सेबी ने क्या किया, अभी इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में एक्रेडिटेड इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट रखा। अभी AI क्या करता है, AI कौन होगा, AI बिल्कुल QIB की लाइन पे होगा। तो हमें समझना चाहिए पहले QIB कौन है। QIB ना पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो और इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन नॉट ऑब्टेन QIB स्टेटस, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर QIB का स्टेटस नहीं ले सकता। तो इसीलिए उनके लिए एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट को हम लेके आए हैं। यूजुअली QIB को ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेनिफिट मिलता है कि वो ग्रेटर मार्केट एक्सेस को एंजॉय करती हैं, ठीक है, पहले प्रायोरिटी पे उनको शेयर बेचे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो डायरेक्टली कंपनी से सेकेंड ट्रांजेक्शन में प्राइस फाइनल करके भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बल्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कंपनीज में।
तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर भी उसी तरह का इन्वेस्टर होगा जो एक क्वालिफाइड होगा फॉर प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन 178 की तरफ। इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 ये किसने दिया है? बहुत सिंपल है रिपोर्ट, IEA की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब इसने बताया है कि इंडिया में कैसे कैसे सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी जो है वो आगे डेवलप करनी और क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसने बताया है कि इंडिया जो है बिगेस्ट शेयर ऑफ एनर्जी डिमांड को आने वाले टाइम में देखने वाला है। यूरोपियन यूनियन से ज़्यादा डिमांड आपको इंडिया में मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बात है। और उसके बाद इंडिया इज़ प्रेजेंटली 4th लार्जेस्ट और बहुत जल्द हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। चाइना US के बाद इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन 179 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सारस आजीविका मेला 2021। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया इन जनरल एंड लाइव्स ऑफ रूरल यूथ इन पर्टिकुलर। एक बात, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, रूरल अर्बन मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो सबसे बड़ी बात है, जो सारस आजीविका मेला है वो यूथ के लिए नहीं है, वो स्पेशली वुमेन के लिए है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ए इसमें इनकरेक्ट है। तो ए इज़ इनकरेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सारस आजीविका मेला इसको अभी नोएडा हाट में इनॉग्रेट किया। अब देखो काम क्या है कि ट्रांसफॉर्म करना है रूरल इंडिया को एंड स्पेशली रूरल वुमेन को। तो इसमें क्या होगा, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको हैंडीक्राफ्ट स्किल्स, ठीक है, ये सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी, क्राफ्ट्समैन स्किल्स सिखाई जाएगी, एजुकेशन दिया जाएगा वुमेन को। ये इनिशिएटिव है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसे कपाट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज करता है। कपाट को देख लेते हैं क्या है। कपाट एक ऑटोनमस बॉडी है MORD के अंदर, और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरफेस बनाती है, ठीक है। तो कपाट जो है वो रूरल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 180। न्यूज़ मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल मैंडेट करता है कि बार्गेनिंग कोड दैट एम्स टू फोर्स गूगल एंड फेसबुक टू कंपनसेट मीडिया कंपनीज फॉर यूजिंग देयर कंटेंट। ये बहुत अभी ह्यू एंड क्राई हुआ था। आपको बताना है ये कहाँ पे प्रपोज किया गया है। बहुत सिंपल है, आपकी कंट्री की ईस्टर्न साइड, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, कंपनीज ने ये कहा कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, कंटेंट को उठा लेती हैं वेबसाइट से और फिर उस कंटेंट को अपने यहाँ पे पोस्ट करती हैं। कई बार यूज़र क्या करते हैं कि इन्हीं की वेबसाइट पे सब कुछ पढ़ लेते हैं और मेन सोर्स पे नहीं जाते पढ़ने, तो इससे न्यूज़ कंपनीज़ को लॉस होता है। तो इसलिए चाह रही हैं कि ये कंपनसेट करें, जो ये उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रही हैं वो कंपनसेट करें कि न्यूज़ मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड बिल ये मैंडेट करता है एक बार्गेनिंग कोड दैट एम्स टू फोर्स गूगल एंड फेसबुक टू कंपनसेट media companies for using their content. Bill is expected to set a precedent in regulating social media across geographies. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कनाडा जैसी कंट्री के लिए के पास भी गया और बोला हमें एक ग्लोबल कोलिशन बनाना चाहिए इन टेक जाइंट से फाइट करने के लिए। UK, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो एक ग्लोबल फोरम बनाए जिसमें इन सारी कंपनीज़ को खींचा जा सके और इनके अगेंस्ट एक लॉबी बनाई जा सके। तो यही है ऑस्ट्रेलिया का बिल। तो आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे सेट 19 में, आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।